हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रेम बोने फ्रॉम सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से पढ़ने से पहले हमको कुछ टर्म सिंपली पता होनी चाहिए, जैसे कि जीन क्या होता है। जैसे हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं। अब मेंडेलियन जेनेटिक्स में होता क्या है कि मेंडल ने क्या किया था, तो कॉन्ट्रास्टिक ट्रेट्स लिया था। अब कॉन्ट्रास्टिक ट्रेट्स लिया था, लेकिन उसका भी कोई बेसिस था ना, कि जैसे एक टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया, ये दो तो फिनोटाइप हो गए। लेकिन ये फिनोटाइप आते किस वजह से? तो ये फिनोटाइप आते हैं जीन से। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि जीन से वो फिनोटाइप आते कैसे हैं, मतलब वो जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होती है, कैसे रेगुलेट होती है, वो सब हम देखेंगे आज। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का सिंपल मतलब होता है कंट्रोल ओवर द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, मतलब जीन के एक्सप्रेशन की प्रोसेस पे कंट्रोल होना। ठीक है, ये इतना क्लियर है। अब हम देखेंगे कि जीन एक्सप्रेस कैसे होता है। सबसे पहली बात, जीन एक्सप्रेस कैसे होगा। जीन होता क्या है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जैसे समझो इधर कोई सेल है, ये कोई सेल है और इस सेल का कोई न्यूक्लियस है और इसके अंदर डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सबको पता है। ये कोई डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए में क्या है? जीन, पर्टिकुलर जीन। अब डीएनए में कोई पर्टिकुलर जीन है तो वो क्या, डीएनए क्या होता है? सबसे पहले डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। ठीक है, आरएनए बनता है, फिर आरएनए फर्दर ट्रांसलेशन में अमीनो एसिड्स बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है। इस वजह से फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आता है किसी बॉडी में। अब हम एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि होता क्या है इसमें। सबसे पहला स्टेप होता है यूकैरियोट्स में, वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन नथिंग बट डीएनए से आरएनए का बनना। अब डीएनए से आरएनए का बनना, हम चैप्टर के पहले सेक्शन में हम पढ़ लेते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस, तो मैं थोड़ा शॉर्टली बताऊंगा, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं। तो जैसे ये है, मैंने क्या बोला कि ये डीएनए का एक सेगमेंट है, इससे ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बना। ये तो हमारी पहली स्टेप हो गई। ठीक है, तो ये हो गई पहली स्टेप, ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद दूसरी स्टेप क्या है? ट्रांसक्रिप्शन हो गई, यूकैरियोट्स पढ़ रहे इसलिए दूसरी स्टेप होगी प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए। तुम प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए बोल लो, स्प्लाइसिंग बोल लो, या फिर एक और टर्म यूज़ कर सकते हो, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, पोस्ट ट्रांसक्रिप्टरी प्रोसेस, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो प्रोसेस हुई वो। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे पास ये जो आरएनए बना, ये इम्प्योर होता है। अब इम्प्योर से मतलब क्या? हम पढ़ते हैं कि जो यूकैरियोटिक में आरएनए होता है उसमें ना दो पार्ट होते हैं, एक अपना इंट्रॉन और एक अपना एक्सॉन। अब अपने को पता है कि एक्सॉन वो हमारे किसी काम का है, एक्सॉन जो है वो हमारे काम का है, लेकिन जो इंट्रॉन है वो हमारे किसी काम का नहीं है। वो कुछ नहीं है, वो समझो आरएनए के ऊपर एक बोझ जैसा है, काम भी नहीं आता और काम में टांग अड़ाता है। तो उसको हमको हटाना ज़रूरी है। तो वही हटाने के लिए हम क्या करते हैं? स्प्लाइसिंग क्या है? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन को रिमूव करना, मतलब स्प्लाइसिंग। चलो ये थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको छोटा हो गया। तो ये ऐसे न्यूक्लियस आरएनए था, आरएनए से समझो आरएनए से स्प्लाइसिंग हो गई और ये बन गया प्योर आरएनए। ये है प्योर आरएनए, नथिंग बट एमआरएनए बोल लो, और इम्प्योर आरएनए नथिंग बट एचएनआरएनए बोल दो। ये हो गई, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग क्या हो गई हमारी? सिंपल सी ब्रैकेट में डाल देता, एचएनआरएनए से एमआरएनए बनना। ये हो गई हमारी स्प्लाइसिंग। ठीक है, अब तीसरी प्रोसेस क्या आती है हमारी? जैसे देखो, ये जितनी भी प्रोसेस हुई, ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग, वो कहाँ हुई? न्यूक्लियस में हुई। अब क्या होता है कि यूकैरियोट्स में ज़रूरी तो नहीं है कि भाई न्यूक्लियस में जीन एक्सप्रेशन उसको साइटोप्लाज्म में भेजना ज़रूरी है। तो तीसरी स्टेप हमारी है क्या कि एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में लाना।
अब साइटोप्लाज्म में लाए तो इसको क्या साइटोप्लाज्म में लाना, तो तीसरी स्टेप हमारी हो क्या गई, तीसरी स्टेप हमारी हो गई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ये हो गई हमारी तीसरी स्टेप, पहली दूसरी तीसरी, ये हो गया। अब सबसे आखिरी स्टेप हमारी फोर्थ स्टेप क्या बची, हमने समझो डीएनए से आरएनए बना लिया, आरएनए की स्प्लाइसिंग कर ली, स्प्लाइसिंग करने के बाद हमने इसको क्या कर दिए साइटोप्लाज्म में भी लेके आ गए। लेकिन इसके बाद क्या और एक प्रोसेस बची हमारी, कौन सी, वही वन ऑफ द मेन प्रोसेस, ये होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा वही प्रोसेस हमारी क्या होती है ट्रांसलेशन। तो लास्ट स्टेप है हमारी ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन नथिंग बट mRNA से प्रोटीन का बनना, ठीक है। तो ये 4 स्टेप थी यूकैरियोट्स में, जिस स्टेप बाय स्टेप जिससे जीन एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो अब सुनो, अब बात आई रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की। तो ये 4 स्टेप है। अब ये 4 स्टेप में हम इंडिविजुअली जीन को क्या कर सकते हैं, उनके एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। मैं क्या करता ना, अगर सोचो मैंने ट्रांसक्रिप्शन रोक दिया, मैंने ट्रांसक्रिप्शन गलती से रोक दिया, तो इसके आगे की कोई प्रोसेस होगी क्या, नहीं होगी। मतलब ये पॉइंट पे भी मैं इसके सिंथेसाइज को रोक सकता हूँ, मतलब जीन के एक्सप्रेशन को मैं रोक सकता हूँ। आरएनए के सिंथेसाइज को रोक दिया, आरएनए अगर बना ही नहीं तो भाई आगे की प्रोसेस होगी नहीं, आगे की प्रोसेस होगी नहीं तो जीन किसी भी हाल में एक्सप्रेस नहीं होगा। अब जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ मतलब हमने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया जीन के एक्सप्रेशन को। चलो ठीक है, मैं चलो ट्रांसक्रिप्शन को नहीं रोकूँ, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, अब मैं आरएनए की प्रोसेसिंग रोक दूं, मतलब एचएनआरएनए है, एचएनआरए को एचएनआरएनए ही रह दूं। लेकिन उसमें क्या होगा, जैसे सोचो, तुम सोचो कि भाई तुम्हारे रास्ते में कोई बड़ा सा पहाड़ आ गया, तुम किसी जर्नी पे जा रहे हो, रास्ते में बड़ा सा पहाड़ आ गया, जर्नी कंप्लीट होगी क्या, जर्नी कंप्लीट नहीं होगी भाई, जर्नी कंप्लीट नहीं हुई मतलब क्या हो गया, तुम स्टॉप हो गया, मतलब प्रोसेस रुक गई। सेम ईयर अगर प्रोसेस नहीं करूंगा तो एचएनआरएनए जब ट्रांसलेशन के लिए जाएगा तो उसके बीच में क्या होंगे, बड़े बड़े इंट्रॉन्स होंगे, इंट्रॉन्स होंगे तो सीक्वेंस डिस्टर्ब होगा, सीक्वेंस डिस्टर्ब हुआ मतलब आरएनए से प्रोटीन बना ही नहीं, एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बना, मतलब जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। तो एक ऐसा पॉइंट हो गया, यहाँ भी हम जीन के रेगुलेशन को रोक सकते हैं। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्ट सोचो, मैं न्यूक्लियस में, एमआरएनए न्यूक्लियस में है, उसको मैं बाहर लेके ही नहीं जाता। अब मैं बाहर लेके ही नहीं जाऊंगा तो भाई बाहर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी प्रोटीन की वहाँ प्रोटीन आएगा नहीं, वहाँ प्रोटीन आएगा नहीं तो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, मतलब मैं यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अब लास्ट बस ट्रांसलेशन, भाई सीधी सी बात है, अगर एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनता, एमआरएनए से समझो प्रोटीन नहीं बन रहा है, अब भाई प्रोटीन ही नहीं बन रहा है तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है भाई नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब इसके बिना भी जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। मतलब यूकैरियोट्स में ऐसे 4 स्टेप्स हैं, मतलब ये जो चारों की चारों स्टेप्स हैं ये जीन के रेगुलेशन के लिए, जीन के एक्सप्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, इतना क्लियर हमने अब यूकैरियोट देखे, अब हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स, हेडिंग प्रोकैरियोट्स। अब सुनो भाई, प्रोकैरियोट्स सबको पता है भाई प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती नहीं उसमें, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता नहीं, तो एक सिंपल सा सेल बना देता, पहले जैसे बनाया था ये हो गया, इसमें एक ऐसा कुछ डीएनए फीएनए है, फिर इससे ऐसा क्या हो गया, यहाँ से आरएनए बनेगा, आरएनए से क्या हो जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, ये हो गई ट्रांसक्रिप्शन, ये हो गई ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन पूरा नहीं लिखा, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो देखो यार, पहले क्या हुआ था, पहले वाले डायग्राम में क्या हुआ था, न्यूक्लियस से बाहर लाना, फिर बाहर साइटोप्लाज्म में लाना, वो सब प्रोसेस यहाँ नहीं होती, यहाँ सीधा ट्रांसक्रिप्शन होता है, सीधा ट्रांसलेशन होता है। मतलब मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि प्रोकैरियोट में मैं 2 ही जगह पे है, 2 ही जगह पे ऐसे स्टेप है, मतलब है ही 2 स्टेप, 2 ही ऐसे स्टेप है जहाँ मैं जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ।
सिंपल सी बात है, क्योंकि अब सोचो भैया न्यूक्लियर एनवेलप है नहीं, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, तो वहाँ से बाहर ला जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो ज़रूरत ही नहीं है तो काहे बीच की फालतू की प्रोसेस क्यों करना। तो यही 2 स्टेप है जिसमें हम जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोकैरियोट। अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, सीधी हर जगह पे ऐसे कुछ ना कुछ फैक्टर होते हैं जो किसी भी चीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें ना 3 फैक्टर है, मेन 3 फैक्टर है। पहला है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक, पहला फैक्टर है मेटाबॉलिक। अब मेटाबॉलिक का मतलब समझो, सिंपल सा एग्जांपल देता है एक, उससे मेटाबॉलिक क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं क्या करता, एक बीकर लिया, ये मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर लिया, बीकर के अंदर मैंने एक बैक्टीरिया लिया, ई कोलाई, समझो मैंने कोई ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, ई कोलाई का बैक्टीरिया लिया, उसके आसपास ना लैक्टोज है, ये जो ग्रेन्यूल्स मैंने बनाया वो लैक्टोज है, ये ठीक है, ये बीकर है, बीकर के अंदर लैक्टोज है, लैक्टोज में ई कोलाई है। तो ई कोलाई बेटा ये एंजाइम सिंथेसिस करता है, होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। उसने बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसाइज किया। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या होता है, वो हाइड्रोलिसिस करता है ऑफ लैक्टोज, वो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करता है। हो गया। अब सोचो, ये तो हो गई जब लैक्टोज है, इसमें ई कोलाई है, बीटा गैलेक्टोसाइड बनाया, वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज करेगा, लैक्टोज है तो करेगा, ठीक है। ये तो हो गई लैक्टोज जब है उसकी बात। अब अगर सोचो लैक्टोज है ही नहीं, मतलब मैं गायब कर देता इसको, मैंने लैक्टोज गायब कर दिया। अब भाई सोचो मैंने लैक्टोज गायब कर दिया, अब मैंने लैक्टोज गायब कर दिया तो भले ही उसके पास बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम बनाने की क्षमता है, लेकिन वो बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। भाई जब उसके पास लैक्टोज है ही नहीं तो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करे बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने में, मतलब जो चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है उसको करना ही क्यों। सीधी सीधी बात है, हर जगह लागू है, जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो वो चीज़ ना करो तो फ़ायदा होता है, नहीं तो नुकसान ही होता है। तो सेम वो अपना नुकसान बचाने के लिए क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाता, ठीक है। ये हो गया मेटाबॉलिक। दूसरा है हमारे पास इन्वायरमेंटल। अब इन्वायरमेंटल के लिए एक ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं 11th क्लास में फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं अपन। फोटोसिंथेसिस पढ़े तो उसमें ना अपन 3 टर्म पढ़ते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। अटक गया है, पॉज कर, उसको पॉज कर। तो अब हम समझते हैं, इन्वायरमेंटल समझने के लिए ना छोटा सा हल्का फुल्का एग्जांपल लेते हैं। हमने 11th का एक चैप्टर है प्लांट ग्रोथ, उसमें ना हम 3 टर्म्स पढ़ते हैं। पहला शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। अब सुनो, ये डिफाइन किस बेसिस पे, डिफाइन है फोटो पीरियड के बेसिस पे। अब फोटो पीरियड मतलब क्या, एक्सपोजर ऑफ प्लांट टू सनलाइट। अब सोचो भाई, सनलाइट क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। और लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल छोड़ो, अभी किसी काम का नहीं है, लॉन्ग डे और शॉर्ट डे। इसमें फोटो पीरियड अफेक्ट करता है उनकी फ्लावरिंग को। अब फोटो पीरियड ने उनके फ्लावरिंग को अफेक्ट किया, मतलब कहीं ना कहीं उनके जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट किया। भाई जीन लेट एक्सप्रेस हुआ तो लेट फ्लावरिंग हुई, जीन जल्दी अपीयर हुआ तो जल्दी फ्लावरिंग हुई। तो समझे कि मतलब इन्वायरमेंट का जो सनलाइट है इज एन इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर अफेक्ट कर रहा है जीन एक्सप्रेशन को तो वो भी एक मेन फैक्टर हुआ ना। क्लियर? आगे देखते हैं, ये तो दूसरा हो गया, अपन तीसरा देखते हैं। तीसरा हुआ अपना फिजियोलॉजिकल। हम इंसान हैं, वी आर वेल डेवलप्ड ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी में 2 ऑर्गन उठा लो, एक हार्ट उठा लो, एक आई उठा लो। हार्ट उठाए, आई उठाए, पार्ट एक ही ह्यूमन बॉडी के, डीएनए कंटेंट सेम है, सबका डीएनए सेम है, लेकिन हार्ट का अलग फंक्शन है, आई का अलग फंक्शन है।
मतलब कहीं ना कहीं इनकी जो फिजियोलॉजी है, बॉडी में जो अलग अलग डिफरेंट फिजियोलॉजीज है, वो भी कहीं ना कहीं जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करती है। जैसे हार्ट का फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मतलब पंपिंग ऑर्गन है भाई, उसकी मसल में कुछ स्ट्रांगनेस चाहिए होगी, कुछ एकदम टफनेस चाहिए होगी, तो वो है उसमें जीन के एक्सप्रेशन की वजह से। आँख, भाई आँख क्या करती है, सेंस ऑफ विजन देती है, सेंस ऑफ विजन दे रही है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ सेंसरी सेल्स चाहिए होंगे। जैसे आँख में हमारे रॉड और कोन्स होते हैं, वो सेंसरी सेल्स है, तो उससे क्या होगा, हमारी लाइट, विजन ऑफ लाइट अच्छा होगा। मतलब हार्ट भी ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन है, सेम ह्यूमन बॉडी का, आई भी सेम ह्यूमन बॉडी की है, लेकिन दोनों के फंक्शन अलग अलग है। तो मतलब फिजियोलॉजी ऑफ अ बॉडी ऑल्सो अफेक्ट्स द जीन एक्सप्रेशन। तो ये थे हमारे 3 एग्जाम्पल, मेटाबॉलिक के लिए ये एग्जाम्पल, एनवायरमेंटल के लिए याद रखना फ्लावरिंग प्लांट। फिजियोलॉजी के लिए किसी भी बॉडी के 2 पार्ट उठा लो, फिजियोलॉजी डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन। अब लैक ओपेरॉन है तो बड़ा अच्छा सा टॉपिक, मतलब वो कुछ नहीं बताता, वो हमको ना रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बताता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स है, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, इजी सा टॉपिक है, हो जाता है। सबसे पहले ना लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन के बारे में कुछ बेसिक बातें। लैक ओपेरॉन भाई दिया किसने, लैक ओपेरॉन मॉडल, लैक ओपेरॉन मॉडल, लैक ओपेरॉन मॉडल दिया किसने, सबसे पहली बात गिवन बाय जैकब और मोनार्ड, जैकब और मोनार्ड याद रखना है भाई, नीट 2023 में क्वेश्चन आया इससे, लैक ओपेरॉन गिवन बाय जैकब एंड मोनार्ड। सिंपल सा सीधा सीधा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। अब हम समझते हैं जैक ओपेरॉन की कुछ बेसिक टर्म्स, सॉरी लैक ओपेरॉन की कुछ बेसिक टर्म्स। लैक ओपेरॉन की कुछ बेसिक टर्म्स, इसमें ना ज़्यादा नहीं, 4 टर्म्स है। पहले तो मतलब समझ लेते ओपेरॉन होता क्या। तो सिंपल सी ओपेरॉन की डेफिनेशन है, ओपेरॉन भाई, ओपेरॉन होता क्या है। ओपेरॉन मतलब सिंपल सा नहीं है, ऐसा समझो डीएनए का सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ डीएनए विथ which can self regulate। अब इसका मतलब क्या हुआ, ओपेरॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैन सेल्फ रेगुलेट। मतलब ओपेरॉन ऐसा सेगमेंट है डीएनए का जिसमें सेल्फ एक्सप्रेस होने की सारी कैपेबिलिटी है, सारी चीज़ें जो उसको एक जीन को एक्सप्रेस होने के लिए लगती है, वो सारी चीज़ें इसके पास है। ठीक है, तो ये तो हो गई ओपेरॉन क्या होता है। अब कुछ ना ओपेरॉन के ना कुछ बेसिक टर्म समझते हैं, बेसिक मतलब समझते हैं कि होता क्या है। ओपेरॉन ना सिंपली पाया जाता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। ये जो लैक ओपेरॉन है वो स्पेसिफिकली ई कोलाई में पाया जाता है। ओपेरॉन जो है कई टाइप के होते हैं, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, वैलिन ओपेरॉन, हम लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा मज़ा आएगा। तो ना समझते होता क्या, ओपेरॉन ना एक पॉलीसिस्टोनिक जीन होता है। मतलब पॉलीसिस्टोनिक समझता है ना, जिसमें अलग अलग एंजाइम, अलग अलग डीएनए के अलग अलग सेगमेंट जो होते हैं एक साथ एक ही इसमें रेगुलेट होते हैं। जैसे हम यहाँ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, पी प्रमोटर जीन, इनिबिटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, फिर स्ट्रक्चरल जीन्स, ये सब होते हैं। मतलब एक ही डीएनए सेगमेंट में कई सारे अलग अलग जीन, वो होता है पॉलीसिस्टोनिक सेगमेंट। ठीक है, वो पॉलीसिस्टोनिक सेगमेंट क्या होता है, एकदम कोऑर्डिनेटेड मैनर में रेगुलेट होता है। कोऑर्डिनेटेड मैनर मतलब एक के बिना दूसरे की प्रोसेस अधूरी, ऐसा भी मान लो। जैसे हम यहाँ लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे तो लैक ओपेरॉन बेसिकली है क्या, ये जो लैक है ना, ये इंडी कर रहा है लैक्टोज को, और भाई लैक्टोज को ओपेरॉन कर रहा है, लैक्टोज को इंडिकेट कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ लैक्टोज से रिलेटेड है। तो मैं तुमको भी बताया था कि लैक्टोज का डाइजेशन होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस ई कोलाई के अंदर, ये करता है लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। इतना मैं तुमको बताया था मैंने बीटा गैलेक्टोसाइडेस के बारे में थोड़ा बहुत। अब हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट मैनर में उसका ब्रेकडाउन होता कैसे है, उसकी प्रोसेस क्या है, एक के बाद कुछ तो है बढ़िया सा प्रोसेस, वो अभी देखेंगे अपन। ठीक है, तो ओपेरॉन बता दिया, बेसिक टर्म्स हो गई, पॉलीसिस्टोनिक जीन हो गया। अब मैं कुछ लैक ओपेरॉन के स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी तुमको बताता हूँ। तो
ठीक है, तो ना सबसे पहले देखते हैं लाइकोपेरॉन में ना 4 टाइप के जीन होते हैं। सबसे पहला होता है, 4 रीजन होते हैं बोल सकते हैं अपन। सबसे पहला होता है प्रमोटर। अब भाई प्रमोटर है, प्रमोटर का काम क्या है? सबसे पहली बात, प्रमोटर क्या करता है ना, प्रोवाइड साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज के लिए साइट प्रोवाइड करता है। आरएनए पॉलीमरेज भाई सबसे मेन एंजाइम है ट्रांसक्रिप्शन, इसके बिना ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। इसके बिना अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा ना। तो मेन काम प्रमोटर का क्या? आरएनए पॉलीमरेज को साइट प्रोवाइड करना। अगला देखते हैं, अगला है भाई अपना रहा ऑपरेटर। अब भाई ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेटर है, सीधी सी बात है, नाम में ही ऑपरेट करेगा। अब क्या ऑपरेट करेगा वो देख लेते हैं। कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ mRNA of structural genes। प्रमोटर ऑपरेटर क्या करेगा? कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ mRNA इन स्ट्रक्चरल जीन्स। मतलब जो स्ट्रक्चरल जीन रहते हैं अपने लाइकोपेरॉन में, उनके mRNA बनने की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तीसरा भाई खुद स्ट्रक्चरल जीन, जबरदस्त, बढ़िया। इसके अंदर 3 जीन होते हैं। पहला जेड जीन, इसका फंक्शन क्या करता है? जेड जीन बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। फंक्शन बता सकते हो भाई? ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज डिस्कस हो गया। दूसरा करता है वाई जीन, ये क्या बनाता है? परमीएज का फंक्शन लिख देता हूँ। वाई जीन बनाया परमीएज का फंक्शन क्या होगा? अपटेक ऑफ लैक्टोज फ्रॉम एनवायरनमेंट इनटू द सेल। क्या बोला मैंने? अपटेक ऑफ लैक्टोज फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द सेल। लिख देता हूँ, अपटेक ऑफ लैक्टोज, ठीक है। अब तीसरा जीन, ये है ए जीन। ये क्या बनाता है? ट्रांस एसिटाइलेज। इसका भी कुछ फंक्शन होगा। इसका सीधा फंक्शन है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, याद रख लो, डिटॉक्सिफिकेशन। सीधी बात है भाई, ब्रेकडाउन की प्रोसेस है, कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा जो टॉक्सिक होगा, उसको हटाने का काम कौन करता है? ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये हो गए हमारे पहले के 3 जीन, ठीक है। प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन। एक बच गया, एक को लाइकोपेरॉन मिटा के ऊपर लिख देता है एक को। अपना एक चौथा है इनहिबिटर, आई जीन। इनहिबिटर माने आई जीन, ठीक है। ये क्या करता है ना, ये एक प्रोटीन बनाता है स्पेसिफिक, ये बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन। बनाता है। ये क्या करता है ना, जो स्ट्रक्चरल जीन है इनकी प्रोसेस को इनहिबिट करता है, इसलिए नाम ही पड़ा भाई इनहिबिटर। ये जो है ना, इनके एमआरएनए के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इतना क्लियर? अब भाई सुनो मैकेनिज्म।
इसमें ना हम दो मैकेनिज्म देखेंगे, एक इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, इन अब्सेंस ऑफ लैक्टोज। सबसे पहला देखेंगे अब्सेंस। ठीक है, ये देखो, ये प्रमोटर, इनहिबिटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड जीन, वाई जीन, ए जीन। भाई इतने सारे जीन हैं, इतने सारे जीन हैं। मैंने बोला था ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन में पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन होती है। ये देखो एक ही सेगमेंट में इतने सारे जीन हैं और दोनों सब साथ में ही काम कर रहे हैं। अब सब साथ में काम कर रहे हैं, प्रोसेस देख लेते कैसे। अब सुनो, ये ना इनहिबिटर है, ये क्या करता है ना, mRNA बनाता है एक। भाई ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हुई, mRNA बन गया, ट्रांसक्रिप्शन हुई, mRNA बन गया। अब mRNA बन गया तो ट्रांसलेशन भी होगी, ट्रांसलेशन होगी तो ये क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है। ये क्या बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन। पीछे बात हुई थी ना, रिप्रेसर, ये रिप्रेसर। अब ना क्या होता है, ये रिप्रेसर जो है ना, ये ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड हो जाता है। देखो ऑपरेटर के साथ बाइंड हो गया। और मैंने तुमको ऑपरेटर का फंक्शन बताया था, ये कंट्रोल करता है फॉर्मेशन ऑफ mRNA ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। अब भाई सुनो, ऑपरेटर ही बंद हो गया, ऑपरेटर को ही अगर कोई ब्लॉक कर दे तो स्ट्रक्चरल जीन जो है वो अपना mRNA बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे। और जब वो अपना mRNA नहीं बना पाएंगे तो उससे क्या होगा, उनका जीन जो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। मतलब जो उनके एंजाइम थे तीन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांसएसिटाइलेज, वो तीनों बनेंगे नहीं और हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज होगा नहीं। ठीक है, तो ये था इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। अब हम देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। प्रेजेंस, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। फिर भी क्या है ना, आइजीन ना हमेशा सिंथेसिस होते रहते हैं। आइजीन का जो सिक्रीशन है वो कभी बंद नहीं होता, रिप्रेसर बनना कभी बंद नहीं होता। ठीक है, मतलब जब तक लैक्टोज नहीं है तो कभी भी एंजाइम बनेंगे नहीं। लैक्टोज नहीं है तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे लैक्टोज आया वैसे ही काम करना स्टार्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये आई जीन है, इसने बनाया mRNA, mRNA ने बनाया रिप्रेसर प्रोटीन। अब देखो भाई इतना तो पहले भी हुआ था। अब पिक्चर में टेस्ट यहाँ से आते हैं। यहाँ क्या बैठा है भाई, ये बैठा है लैक्टोज मॉलिक्यूल। लैक्टोज मॉलिक्यूल माने इंड्यूसर। लैक्टोज यार इंड्यूसर का काम करता है, यहाँ याद रखना, प्रोसेस को स्टार्ट करा रहा है। तो भी लैक्टोज मॉलिक्यूल क्या करता है, ये यहाँ जाए इससे पहले ये इसके ऊपर जाके बैठ जाता है। ठीक है, ये इसके ऊपर बैठ गया तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं हम इनएक्टिव रिप्रेसर। ये हो गया इनएक्टिव रिप्रेसर। इनएक्टिव रिप्रेसर हो गया तो भाई इनएक्टिव रिप्रेसर है तो यहाँ जाके बाइंड नहीं हो पाएगा। यहाँ जाके बाइंड नहीं हुआ तो ये अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे, मतलब ये RNA बनाएंगे। इसने बनाया अपना, इसने बनाया अपना, इसने बनाया इसने, इसको लैक RNA बोलते हैं ना, लैक mRNA, लैक mRNA बोलते हैं। तो फिर ये क्या करेंगे, अपने अपने एंजाइम से सिक्रीट करेंगे। कौन कौन से भाई, ये करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो करेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, ये करेगा परमीज, और ये करेगा ट्रांसएसिटाइलेज, ये करेगा ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, तीनों के अपने अपने फंक्शन है, हाइड्रोलिसिस, अपटेक ऑफ लैक्टोज, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये तीनों फिर क्या करेंगे, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे, एटीपी जनरेट करेंगे, जो इको लेकर काम आएगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि हमेशा सम अमाउंट, माइन्यूट अमाउंट ऑफ लैक्टोज सेल में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ है तो ई कोलाई का ये जो ओपेरॉन है वो काम नहीं करेगा। मतलब लिटिल अमाउंट ऑफ लैक्टोज प्रेजेंट मस्ट बी देयर इन ई कोलाई बैक्टीरिया सो दैट ओपेरॉन कैन रन स्मूथली। और एक और बात याद रखना भाई, ये जो इनहिबिटर है ना, ये रुकता नहीं है, ये ऑलवेज स्विच ऑन कंडीशन में होता है, हमेशा चालू रहता है। ठीक है, और
ये जो इंड्यूसर है ये काम करता है स्विच की तरह। ये है तो भाई प्रोसेस हुई, ये नहीं है तो प्रोसेस नहीं हुई। ठीक है, इतनी सी थोड़ी बहुत बातें थी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन और लैक ऑफ ऑन की।